स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बोहरा आपका स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। हाल ही में स्टडी IQ ने UPPSC प्री प्लस मींस लाइफ फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इसी कोर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ में है हमारी साइंस की फैकल्टी मनीष श्रीवास्तव। वेलकम मनीष। थैंक यू सर। मनीष, साइंस का नाम सुनते ही लोगों के मन में आइंस्टाइन, न्यूटन ये सब ख्याल आने लगते हैं और आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को तो वो लगता है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और बहुत बच्चे तो ये सब्जेक्ट पढ़ के ही नहीं जाते। लेकिन यदि यूपीपीसीएस में देखा जाए तो इनका बहुत अच्छा वेटेज है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर। तो इसके लिए आपने इस कोर्स में क्या स्पेसिफिक चीज़ दी है? देखिए सर, अगर साइंस की बात करें तो वाकई न्यूटन और आइंस्टीन का बहुत बड़ा रोल है। 60% हमारी फिजिक्स ही अगर हम देखते हैं तो न्यूटन से कवर होती है, न्यूटन्स के 3 लॉ पर ही बेस्ड हो जाती है। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहला जो कोर्स में चीज़ें रखी हुई हैं कि साइंस को बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया है, मतलब बहुत बेसिक से हमने उसको स्टार्ट किया है, जिससे स्टूडेंट्स को ऐसा ना हो कि वो लगे नहीं कि उनकी स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं है। चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से रखा हुआ है कि एक बच्चा जब कोई इनिशियल स्टेज में किसी टॉपिक के बारे में सुनता है तो उसको क्या चीज़ें जो है आसपास दिखती हैं, तो उससे कनेक्ट करते हुए सब्जेक्ट को हमने पढ़ाया है कि बच्चा उसको मतलब उसके जहन में ऐसी चीज़ ना बैठे कि साइंस जैसा सब्जेक्ट मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। जैसे अपन जनरल साइंस की बात करें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो इसमें यदि कुछ कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि इस तरीके से हमने ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस को कंडक्ट करेंगे क्लास में, जिससे बहुत ज़्यादा जिन लोगों को साइंस पसंद भी नहीं है वो भी उसको पसंद करने लग जाए। जैसे सर, अगर हम बात करें कि हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे किसी चीज़ को नापते हैं, तो आपने देखा होगा कभी केक खरीदने जाते हैं हम लोग तो पाउंड्स में खरीदते हैं, बट हम अपना वेट करते हैं तो हम केजी में करते हैं। तो ये जो एक चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, बच्चों को नहीं पता होती कि भाई एक FPS सिस्टम होता है, एक SI सिस्टम होता है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को हमने क्लास में इंक्लूड कर रखा है, जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए कि किस चीज़ का जो रिजेम्बलेंस है, कि ब्रिटिश एरा यहाँ पे रहा, तो उनके कारण कई ऐसी शब्दावली थी जो आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे मनीष, क्लास में ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिक किया गया है कि जिससे, क्योंकि आपको ही पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इट इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा बच्चा उतना ज़्यादा उसको ग्रैब कर पाएगा और एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो ऐसा कुछ स्पेशली क्लास में किया गया है? देखिए सर, साइंस पढ़ा रहे हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तो वो बहुत अधूरा लगता है। तो हमने सबसे पहली जो चीज़ करी है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को भरपूर यूज़ किया है। बहुत सारे डायग्राम्स यूज़ किए हैं जो स्टूडेंट्स को आसानी से कनेक्ट करें, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। साथ साथ ये भी चीज़ करी है कि जैसे कि हमने कोई डायग्राम्स अगर देख लिया है, उस चीज़ को समझ लिया है, तो जब हम उसको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें डायग्राम बनाना होगा, हमें कहीं से इमेज तो मिलेगी नहीं। तो उस चीज़ को भी स्टूडेंट्स कैसे ड्रॉ करें और उसको कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ करना, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना, इस चीज़ को भी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में। लेकिन वो चीज़ तब है जब बच्चा उस चीज़ को सीख ले, मतलब ये थोड़ा थोड़ा स्टेजेस वाला वर्क है। हम 2 स्टेजेस में पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, 3rd स्टेजेस में जो है मेरा फोकस यही रहेगा कि आंसर राइटिंग के साथ साथ इन डायग्राम्स को बच्चा बहुत अच्छे से बना पाए। वैसे ये एक बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि साइंस की जो शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, वो मेनली इंग्लिश में ही होती है और जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हमारा कोर्स ले रहे हैं तो उनको बहुत समस्या हो सकती है। तो इसके लिए स्पेशली क्लास में हमने ऐसा क्या किया है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए सर हमारी जो पीपीटीज़ हैं, पीपीटीज़ में हमने इंक्लूड किया हुआ है कि प्रेजेंटेशंस दोनों ही लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है, ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी है। सेम वर्ड्स, कई साइंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों भाषाओं में एक ही हैं, उनको वैसा रखा गया है। लेकिन अगर कोई किसी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चंस कुछ अलग लैंग्वेज में पूछे गए तो उनको भी ज़रूर वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कि दोनों ही मीडियम्स के बच्चे कहीं पर भी कोई इशू उनको क्रिएट ना हो और आसानी से सब्जेक्ट वो ग्रैब करते रहें। वैसे मनीष, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ये पोर्शन आता है। तो इसके लिए अपन ने क्लास में क्या-क्या और चीज़ें कवर की है जिससे और ज़्यादा इसको अच्छे से कवर कर सकें? देखिए सर, जो अप्रोच रखा है हमने क्लास में, जैसे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हुई, इसरो का फॉर्मेशंस कैसे हुआ, इसरो ने क्या कैसे कैसे क्या डेवलप किया, चाहे हम SLV की बात करें, PSLV की बात करें, GSLV की बात करें, तो ये चीज़ें तो बुक्स में आपको मिलती हैं, वेबसाइट्स पे भी मिलती हैं। लेकिन बेसिकली हमने जो चीज़ करी है कि पहले हमारा जो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अभी करंट में इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हाल ही में अभी SSLV जो है इसरो ने लॉन्च किया था, तो ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स का जो पैटर्न हो गया है वो करंट बेस्ड स्टैटिक पूछने का हो गया है, तो इसलिए हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स के अंदर वैसा टेम्परामेंट डेवलप करें
कि वो उन चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि आज आप कोई न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ेंगे, मैगज़ीन पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों पर एकदम से आप जो है कमांड नहीं कर पाएँगे। आपको बस न्यूज़ समझ में आएगी ऐसा हुआ था। लेकिन उसमें किस तरह का स्टेजेस यूज़ किए गए हैं, रैमजेट इंजन क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, ऐसे छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे आप जब पढ़ेंगे तो उस चीज़ में इश्यूज़ आते हैं। तो उस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से एड्रेस किया हुआ है कि बच्चे को पहले बेसिक डेवलप कर लें और इस तरह का टेम्परामेंट उनको प्रोवाइड करें कि वो भी खुद उसके लिए क्यूरियस हो कि आगे क्या डेवलप करने वाला है इसरो। नासा ने ये चीज़ करी है, तो हमारा इसरो उसमें किस तरीके से पीछे है। तो वो एक होलिस्टिक वे में उस चीज़ को समझ पाए, साथ-साथ एग्ज़ाम्स में अपने भी व्यूज़ लिख पाए। जैसे कि हमने साइंस की स्पेशली बात की, तो जो शब्दावली की बात की थी, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो साइंस में मतलब याद करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसा कुछ ट्रिक्स वगैरह मतलब कोर्स के डिज़ाइन के फॉर्म जब आप डिज़ाइन कर रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ डाला था? सर बहुत सारी जगह पे ट्राई किया हुआ है कि ट्रिक्स को यूज़ किया जाए कि जिससे स्टूडेंट्स उनको जल्दी से ग्रैब कर ले। लेकिन ये भी चीज़ है कि ये सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिस बेस्ड है। तो हमने ट्रिक्स को जहाँ जूँ कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रीलिम्स के बाद मेंस भी देना है। तो इसलिए हमने ट्रिक्स को यूज़ करते हुए ये भी चीज़ की है कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से थरोली कमांड हो कि वो आंसर्स भी उन पे अच्छे से लिख पाएँ। वैसे मनीष, जैसे यदि अपन यूपीपीसीएस के सिलेबस की बात करें, तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंकेजेस है। साइंस भी कहीं ना कहीं एथिक्स से भी रिलेटेड है, या इवन साइंस पॉलिटी में भी रिलेटेड, यदि कोई पॉलिसी आती है, या इवन एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। तो एग्जैक्टली। इस तरीके से कोर्स के डिज़ाइन में ऐसा कुछ स्पेशली चीज़ें की गई और भी एस्पेक्ट उसके कवर हो। जैसे सर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। एक हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसको जो है लव हार्मोन्स भी कहा जाता है कि जैसे फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। लेकिन इसी का जो है अनएथिकल प्रैक्टिस जो है पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि जैसे मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे दे पाएँ। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। लेकिन ये अगर आप कल की डेट में फील्ड पर जाएंगे तो फील्ड पे जाने पर ये आपको कैसे पता होगा कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए ये चीज़ें भी आपके सिलेबस में है और आपको समझना है कि हम एक्शंस कैसे ले पाएंगे, क्योंकि ये सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसको देखते हुए भी हमने हर चीज़ को प्रेजेंट लाइफ से भी कनेक्ट किया है और साथ साथ टॉपिक के ऊपर भी हमारा सबसे पहले कमांड है, फिर उसको कहाँ एग्जाम्पल्स क्या है वो भी एक अप्रोच रखा हुआ है। जैसे कि मनीष आपने बताया कि जो मेन फोकस पूरे सिलेबस का है वो एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है। जी, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन रहेगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट और ज़्यादा कनेक्ट कनेक्ट कर कर पाएगा। पाएगा। तो प्री और मेंस तो आपने बता दिया, लेकिन यदि इंटरव्यू की बात करें, तो क्योंकि आजकल जो इंटरव्यू पैनल में वो भी उसमें साइंस बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा बैठते हैं। यदि वो आर्ट्स और कॉमर्स का बंदा यदि इंटरव्यू देने जाता है, तो उससे यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो किस तरीके से, इसमें भी हम कोई क्लास के दौरान भी ऐसा कुछ किया गया है कि जिससे वो वाला एस्पेक्ट भी थोड़ा-थोड़ा कवर हो? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी जैसे रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं कि एक साइंटिस्ट रिलेटेड भी पोस्ट से कोई भी वहाँ पर बैठेगा तो उनके क्वेश्चंस भी उस लेवल के होंगे। और जैसे हम जिस अभी पैंडेमिक फेस है हमारा पूरा फेस किया हुआ है, तो ऐसी कई चीज़ें लोगों को पहले नहीं पता थी। जैसे आरटी-पीसीआर आपने सुना होगा। तो आरटी-पीसीआर एक्चुअल में ये स्टूडेंट्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वे में तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि कल फील्ड पे जाएंगे। या इवन हम जैसे फिंगर प्रिंटिंग की बात करते हैं, जैसे अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, नाफिस इंडिया ने ही डेवलप करी है कि हमारे फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम ऑल ओवर इंडिया ही डेवलप किया गया है। तो ऐसी चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस किया गया कि बच्चों को जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत अच्छे से पता हो, उनसे उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं कि इनमें क्या और भी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। उस चीज़ को भी क्लास में हमने इंक्लूड करके रखा है। वैसे मनीष, अभी तक जितने भी मैंने आपके एग्जांपल देखे वो कहीं न कहीं बायोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं कि अपन फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे इतना फोकस नहीं कर रहे? नहीं। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है। तो उसको उसके लिए अलग से क्या फोकस किया गया? क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाला। जैसे सर इन दो सब्जेक्ट्स पे हमारा जो फोकस है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया हुआ है। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो ऑप्टिक्स के चैप्टर को हमने ज़्यादा फोकस दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम साउंड नहीं पढ़ाएंगे या साउंड्स में उस तरीके की चीज़ें नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हमने रीड किया है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जैसे लेंस है, हमारे मिरर्स हैं, इन पे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो हमने वहाँ पे पिक्चर्स को भी भरपूर यूज़ किया हुआ है कि उनमें किसी भी तरह से बच्चे को डाउट ना आए। अगर वो डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स को भी वहाँ पे यूज़ किया है। इवन इन दी केमिस्ट्री में भी अगर हम पढ़ रहे हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल्स में ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इनका कहाँ यूज़ हो रहा है, या अभी इसके लिए जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ऊपर भी अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ था। तो ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट से भी कनेक्ट किया गया है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका बेसिक्स, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये जो एक चीज़ कही जाती है कि जो पास्ट साइंस बिकम द फ्यूचर टेक्नोलॉजी।
तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो छोड़ ही नहीं सकते हम। तो हमने दोनों ही चीज़ों को कवरेज दिया हुआ है, तभी जाकर बच्चा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी आसानी से कमांड कर सकता है और हर टॉपिक का डेप्थ एनालिसिस किया है कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके हिसाब से क्लास में हमने उन चीज़ों को करिकुलम में ऐड किया हुआ है। वैसे आजकल कोई भी एग्ज़ाम करंट अफेयर के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता है और उसका रोल बढ़ता ही जा रहा है। और यदि अपन बाहर मार्केट में भी देखें तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है और बच्चा हो सकता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए कि ये पढ़े वो पढ़े ये पढ़े। तो स्पेशली यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो, आपने ये भी बोला कि जनरल साइंस में भी जो फिजिक्स बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में होते हैं वैसा। तो उसके लिए हमने कोर्स में ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्या डाला है जिससे बच्चे को होलिस्टिक कवरेज यहीं पे मिल जाए, उसको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े? देखिए सर, हमने जब कोर्स को डिज़ाइन किया था तो ये चैलेंज हमारे सामने भी था कि बच्चे का करंट अफेयर से स्टार्ट किया जाए या स्टैटिक से किया जाए। तो हम इस कंक्लूजन पे आए कि हम जब तक बेसिक्स बच्चों के क्लियर नहीं करेंगे तब तक उनको प्रेजेंट चीज़ें समझने नहीं आएंगी। तो पहली स्टेज में हम लोग बेसिक्स पर फोकस करेंगे, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए उनकी बात करेंगे और फिर आगे जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनको वहाँ पर ज़रूर बताया जाएगा। और साथ साथ हमने उनको कंपाइल किया हुआ है जो मतलब रीसेंट जिस डेट पे लेक्चर्स डिलीवर होंगे उस दिन तक की जो टेक्नोलॉजीज होंगी उन पर हम पूरा फोकस करेंगे कि करंट बच्चे का क्लास के साथ साथ ही हो और कोई भी चीज़ वहाँ पर छूटे ना। जैसे कि दोस्तों मनीष ने बहुत ही होलिस्टिकली समझाया कि किस तरीके से हम साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। डे टू डे बेसिस से लेके और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से लेके करंट अफेयर्स सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। दोस्तों यदि आप हमारा कोर्स यूपीपीसीएस का कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ के वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं और ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ जो लिंक है उस पे जाकर भी हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।